हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वेलकम बैक टू आवर चैनल। दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसे कि आपको पता है कि मैं पेपर्स का सॉल्यूशन लेके आता हूं और आज फिर उसी प्रकार एक जेन्युइन पेपर लेके आया हूं। क्लास 10th का मैथ का, जो 22/9/2023 को होने वाला है कल। तो दोस्तों, आप इस वीडियो पर बिल्कुल गौर करिए। 100% नहीं, 200% गारंटी दे सकता हूँ यही का यही पेपर सुबह आपको देखने को मिलेगा। इसको पढ़ के जाइएगा दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6 से हम सॉल्व कर रहे हैं। प्रश्न नंबर 5 तक मैंने सॉल्व करा दिया है। वो वीडियो आपको हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। उसमें प्रश्न नंबर 1 से 5 तक सारी ओटियों को सॉल्व करा चुका हूँ मैं। तो दोस्तों, इस वीडियो को देखना ना भूलिएगा। साथ ही साथ आज हम आपको 75 पूर्णांक का टोटल 75 के 75 नंबर आवाने की गारंटी देते हैं। तो हमारे लिए इस वीडियो में अंत तक ज़रूर बने रहिएगा। दोस्तों, आप स्क्रीनशॉट लेते चलना। हम क्या है, सॉल्यूशन कराना ज़्यादा लंबी वीडियो होने की वजह से हम सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का नहीं कराएंगे, लेकिन सॉल्यूशन प्रत्येक क्वेश्चन का दिखाएंगे दोस्तों, है ना। तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या वीडियो पॉज करते हुए सॉल्यूशनों को आपके रजिस्टर में कर सकते हो दोस्तों। तो प्रश्न नंबर 6वां है कि संख्याएं 312 और 12 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। दोस्तों, इस प्रकार देखो दिया है, हल दिया है 312 और 12 हमें दिया है। तब हम क्या करते हैं, हम जानते हैं 312 को हम गुणनखंड करेंगे। 312 का जैसे ही गुणनखंड करेंगे तो हमने गुणनखंड किया, पहले 2 से काटा तो 156 आया, फिर 156 को फिर 2 से काट सकते हैं तो 78 आया, फिर 78 को 2 से काटेंगे तो कितना 39 आएगा। वो 39 दोस्तों हम 2 से नहीं काट सकते, इसलिए 3 से काटा तो कितना आएगा 13 आया। अब 13 एक अभाज्य गुणनखंड है तो 13 को 13 ही से काट सकते हैं। 13 से काटा, इस प्रकार कितना आया ये 2 2 2 3 13। तो दोस्तों, आप पता चल रहा है कि दो को कितनी बार लिखेंगे, 1 2 3 बार लिखा और 13 और 3 और 13 लिख लिया। इसी प्रकार हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो कैसे लिखेंगे, 2 2 3। तो इसको हमने जमाया, 2 पे घात 3, देखो दोस्तों 1 2 3 है तो 2 पे घात 3 इंटू 3 इंटू 13। इसी प्रकार 2 को 2 पे घात 2 कर लिया और 2 इंटू 3 कर लिया। तो दोस्तों, हम एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि एलसीएम में क्या लेते हैं, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लेते हैं। तो इसमें से देखो सबसे पहले कॉमन देखा हमने, 2 पे घात 3 है और 2 पे घात 2 है, दोनों में कॉमन है 2 पे घात, लेकिन सबसे बड़ी घात किस पर है तो 2 पे घात 3 है तो 2 पे घात 3 ले लिया इंटू। अब क्या लिया, दोनों में कॉमन 3 है तो 3 ले लिया, और दोनों में कॉमन नहीं है कौन सा 13, तो उसको भी लेंगे दोस्त। तो हमने ले लिया 2 पे घात 3 को लेंगे तो 2 पे घात 3 क्या होता है 8 होता है, इंटू 3 इंटू 13। इन दोनों तीनों का आपस में गुणा कराएंगे तो हमारा कितना आएगा दोस्तों, हमारा आएगा 312। कितना आएगा 312। अतः हमारा यही आंसर होगा। अतः लिखेंगे कि 312 और 12 का एलसीएम 312 होगा, ये हमारा आंसर होगा। दोस्तों, आपको यही का यही पेपर में धरा मिलेगा। यकीन मानिए, ये पेपर आपके लिए बिल्कुल जेन्युइन है और जेन्युइन ही पेपर। इसी प्रकार आप चाहते हैं कि आगे भी पेपर मिलते रहें तो हमारे वीडियो को सॉल्व देखते और चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिए। अगला प्रश्न इसी प्रकार जल्दी हम अपना समय बिताते हुए जल्दी से अगला सवाल करते हैं। प्रश्न नंबर 7वां है दोस्तों। प्रश्न नंबर 7 में दिया है कि HCF 306 हमें दिया है 306 और 657 का HCF हमें दिया है 9 और एलसीएम निकालना है इन दोनों का। तो HCF एलसीएम कैसे करते हैं, तो दोस्तों आइए आगे देखते हैं इसी का हम सॉल्यूशन कैसे होता है। इसको देखो, तो हमें क्या दिया है, HCF दिया है। देखो HCF हमें कितना दिया है, HCF दिया है 9 और एलसीएम हमें ज्ञात करना। तब HCF क्या हुआ, दिया है हल करके दिया है HCF इनका कितना 9 एलसीएम। तो ये बराबर हमारा दोस्तों क्या होता है 306, ये मानते हैं और बी किसे मानते हैं 657 को भी मानेंगे। तब हम जानते हैं सूत्र याद करना पड़ेगा, एलसीएम इंटू HCF बराबर क्या होता है ए इंटू बी होता है। तो दोस्तों देखो, एलसीएम हमें निकालना है, HCF हमें कितना दिया 9 दिया है, तो HCF हमने कितना कर दिया 9 लिख दिया, राइट। अब हम आगे बढ़ते हैं, बराबर ए का मान कितना दिया 306 इंटू बी का मान कितना दिया 657 दिया है। तो हम क्या करेंगे एलसीएम, अब एलसीएम तो हमें ज्ञात करना है। तो एलसीएम बराबर क्या हो जाएगा, इस 9 को हम कहाँ ले जाएंगे नीचे, क्योंकि गुणा में संख्या होती है वो बराबर के उस साइड ले जाते हैं तो बटे में जाती है। तो बटे में गई, 9 से 306 को काटा तो कितना 34 बार कटा, 34 का गुणा 657 से जैसे ही करेंगे तो 22,338 आएगा।
है ना। तो हमें एलसीएम ज्ञात करना, तो आता है एलसीएम 306 और 657 का एलसीएम कितना होगा 22,338। दोस्तों 100% ये पेपर में धरा मिलेगा, जेन्युइन पेपर है, यकीन मानिए, एक बार हम पे यकीन कीजिए दोस्तों, हर बार आप हमारे चैनल को भूल नहीं पाओगे। तो इसी प्रकार अगला 7वां प्रश्न है, समाप्त होता है दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेते चलिए, अब वीडियो को पॉज करते हुए देखते चलिए, समय कम है, प्रश्न ज़्यादा है दोस्तों। 8वां प्रश्न हमारा कितना है, 8वां प्रश्न, 8वें प्रश्न को आप देख पा रहे होंगे। 8वां प्रश्न है बहुपद कौन सा है, x² - 15 के शून्य ज्ञात कीजिए। हल दिया है, देखो पी एक्स बहुपद को क्या कहते हैं, पी एक्स, तो पी एक्स बराबर क्या रखेंगे x-15। तब प्रश्न अनुसार क्या बोला है कि बहुपद के शून्य ज्ञात करना, तो शून्य कब ज्ञात कर सकते हैं, जब पी एक्स बराबर 0 आ जाए। तो पी एक्स का मान कितना दिया है, पी एक्स का मान दिया x² - 15, तो पी एक्स की जगह हमने क्या रख दिया, x² - 15 बराबर का बराबर लगा, 0 का 0 लगाया है दोस्तों। अब हमने क्या किया है, एक्स स्क्वायर इस 15 को साइड ले जाएंगे तो बराबर के उस साइड, इधर माइनस का है उस साइड जाके प्लस का होगा, तो आपको पता है उस साइड का। अब हम जब भी इस साइड में एक्स स्क्वायर को हटाते हैं तो बराबर उस साइड, बराबर की उस साइड की संख्या पर क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। लेकिन रूट के साथ प्लस माइनस संगे जाता है, क्या चाहता है, प्लस माइनस उसके साथ में लेके चलते हैं, प्लस माइनस उसके साथ चलता है तो प्लस माइनस। तो इसको हम एक बार क्या लिख देंगे, देखो शून्य हमने आपने पढ़े होंगे कि बहुपद के शून्य का एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। एक क्या होता है, अल्फा होता है, एक अल्फा होता है, एक बीटा होता है। एक अल्फा के साथ प्लस ले लेंगे और एक के साथ हम बीटा के साथ माइनस ले लेंगे। अतः यही हमारे अतः दिए गए बहुपद पी एक्स का शून्य क्या होंगे, एक अल्फा बराबर होगा प्लस का √15 और बीटा बराबर होगा माइनस का √15। अगर इसी के अथवा में एक प्रश्न आ रहा है, इसी के अथवा में प्रश्न आ रहा है कि आपके लिए शून्यांकों का योगफल दिया है 4 और शून्यांकों का गुणनफल दिया है कितना, 1। शून्यांकों का गुणनफल कितना दिया है, 1 दिया है दोस्तों। तब हम जानते हैं शून्यांकों का बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। देखो बहुपद ज्ञात करने का सूत्र होता है x² माइनस शून्यांकों का योगफल इंटू एक्स प्लस एक्स इंटू अल्फा इंटू बीटा। देखो x² का x² रखेंगे, माइनस का माइनस, अल्फा और बीटा का कितना दिया है, 4 दिया है, तो 4 और x का x रख दिया। तो जैसे 4 रखा, 4 का गुणा x किया, 4x हो गया, और अल्फा इंटू बीटा का मान 1 दिया, तो अल्फा इंटू बीटा का जगह 1 रख दिया। अतः हमारा क्या आ गया, x² माइनस का 4x प्लस 1। अतः हमारा आंसर ये आ गया। तो 8वां प्रश्न दोस्तों अथवा वाला भी सॉल्व करवा दिया, और हमने 8वें का पहला अथवा वाला और दोनों ही क्वेश्चन सॉल्व करा दी। जो आपको अच्छा लगे उसको कर सकते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी दोस्तों। स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 9 पर। प्रश्न नंबर 9 कौन सा है हमारा दोस्तों, इसको समझना है। इसको स्क्रीनशॉट ले लिया करो, जैसे समझ में आ जाया कर। बहुपद x² - 2x - 8 के शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात कीजिए। कैसे करते हैं इसको, देखो गुणनफल समझिए। हल दिया है पी एक्स बराबर, देखो बहुपद को हम क्या बोलते हैं, पी एक्स, तो पी एक्स बराबर कितना दिया है, x² माइनस का 2x - 8, है ना। तो ये हमने रख दिया। तब इसमें ये बराबर क्या होता है, देखो गुणनफल गुणनखंड होते हैं, इनके क्या होते हैं, गुणांक क्या होते हैं, गुणांक जिनके साथ जो संख्या का गुणांक होता है उसे गुणांक कहते हैं। तो ए का गुणांक क्या होगा, इसको ए मानेंगे, इसको बी मानेंगे, इसको सी मानेंगे। ए का गुणांक देखो एक्स के साथ कोई संख्या नहीं है तो 1 होगा, तो ए का गुणांक 1 होगा। बी का गुणांक कितना है, तो -2 है तो -2 होगा। सी का गुणांक कितना, -8 है तो -8 होगा दोस्तों। तब प्रश्न अनुसार क्या पूछा है, अल्फा इनका गुणनखंड ज्ञात करना। गुणनखंड ज्ञात करना, गुणनखंड क्या होता है, अल्फा इंटू बीटा, और अल्फा इंटू बीटा का हम सूत्र जानते हैं कि c/a होता है। अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होता है, c/a। अब सी का मान कितना दिया, सी का मान 8 दिया, तो -8 लिख दिया, -8 दिया, और ए का मान कितना दिया, 1 दिया, 1 लिख। 1 का भाग जैसे 8 में देंगे तो अल्फा इंटू बीटा बराबर क्या आएगा, -8 का 8। क्यों 8 का 1 का भाग 8 में देंगे तो 8 बार ही जाएगा, और माइनस का माइनस रहेगा। तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना आया, -8। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर समझ आ गया तो। इसी का अथवा का सवाल करना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए और आप आपके हिसाब से देख लीजिए। ये अथवा का सवाल है दोस्तों, आप कर सको तो कर लेना, है ना। इसी के साथ प्रश्न नंबर 10वें पर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10वां, जैसे कि दोस्तों आप जानते होंगे कि प्रश्न नंबर 10वां, देखो टाइम हमारे पास कम है इसलिए वीडियो को पॉज करते हुए आप पढ़ सकते हो, लेकिन हम क्या है दोस्तों जल्दी से करा रहे हैं, हमारी वीडियो लंबी ना हो सके। दोस्तों समझिएगा, 10वां प्रश्न हमारा कौन सा है कि निम्नलिखित स्थिति के लिए रैखिक समीकरण युग्म ज्ञात करना, मतलब रैखिक युग्म समीकरण बनाना है। देखो समीकरण कैसे बनाते हैं, माना कि देखो हमें स्थिति दी है, क्या माना कि हमने पहली संख्या मान ली x और दूसरी संख्या मान ली y। तब प्रश्न अनुसार बोला है कि दो संख्याओं का अंतर क्या दिया है, दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो अंतर के लिए हम दोनों संख्याओं के मध्य क्या लगा देंगे, माइनस। आपको पता है कि जब भी अंतर पूछा जाता है तो दोनों संख्याओं के बीच क्या लगाते हैं, माइनस लगाते हैं। तो हमने माइनस लगा दी। दो संख्याओं का अंतर, पहला समीकरण में दिया कि x - y, देखो दो संख्याओं का अंतर कितना है, 26, तो पहला समीकरण
बन गए। फिर दूसरा समीकरण दूसरा लाइन में बोला है कि पहली संख्या वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। देखो हमने बराबर लगाया है, दोनों के बीच x और y दोनों के बीच बराबर लगाया है, अर्थात ये बोला कि पहली संख्या वो दूसरी संख्या से 3 गुनी है। अब बराबर कब होगी, जब ये तो 3 गुनी है इस वाली संख्या से, ये y वाली संख्या से ए वाली संख्या से ए वाली संख्या क्या है 3 गुनी है। अब हमें ये बताइए कि बराबर कब लगेगा। अब ये तो 3 गुनी है तो हम इसमें 3 का गुणा कर दिया, इसलिए 3 का गुणा ये इसमें कर देंगे तो क्या हो जाएगा, अभी बराबर हो गया, इसलिए क्या हो जाएगा x बराबर 3y हो जाएगा। अब इस y को इधर लाएंगे, इस 3y को इधर लाएंगे, देखो बराबर का चिन्ह है, यहाँ किसका चिन्ह है, बराबर का चिन्ह है, ये है ना, ये बराबर का चिन्ह है। अब जैसे ही इस प्लस की संख्या इस साइड आएगी तो माइनस की हो जाएगी, बराबर इधर को बचेगा 0। देखो समीकरण 1 भी बन गया, समीकरण 2 भी बन गया। यही रैखिक युग्म में हमसे ही पूछा था कि रैखिक युग्म के समीकरण युग्म बनाना, तो समीकरण युग्म में दोनों बन गए, समीकरण 1 और 2। तो हमने समीकरण 1 और 2 को देखो उतार दिया। इस समीकरण 1 x माइनस y 26 हो जाएगा और x माइनस 3y बराबर 0 हो जाएगा। अतः ये दोनों इस रैखिक समीकरण युग्म बन गए दोस्तों। तो इसको जल्दी फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़िए, अगर समझ में नहीं आया हो तो वीडियो को पॉज करके एक बार खुद से ट्राई कीजिए, और आगे अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो वीडियो को रिपीट कीजिए। बार बार वीडियो देखने पर पक्का है आपको समझ आ जाएगा दोस्तों। इसी के साथ अगला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर हमारा 11वां है दोस्तों। प्रश्न नंबर 11वां कौन सा है, देखो प्रश्न नंबर 11वें में कहा है, इधर समझिए। पहले प्रश्न नंबर 11वें में क्या बोला है, देखो a1/a2 बराबर a1/a2 b1/b2 और c1/c2 की तुलना करके समीकरण युग्म 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। एक समीकरण ये दिया है 8x प्लस के 6y प्लस का 24 बराबर 0। इन दोनों समीकरणों का क्या करना है दोस्तों, आपके दोनों समीकरणों का क्या करना है, इस समीकरण से तुलना करना है और बताना है कि कौन सी कंडीशन बन रही है। तो दोस्तों हम पहले इस समीकरण को ज्यों का त्यों उतारा, देखो 9x प्लस 3y प्लस 12 बराबर 0। फिर दूसरा समीकरण ज्यों का त्यों उतारा है, देखो 18x प्लस 6y प्लस का 24 बराबर 0। अब हमें कुछ नहीं करना, क्या करना, ऊपर 9 है तो ऊपर 9 लिखना है, नीचे बटे में कितना दूसरे समीकरण में 18 है तो 18 है उसी के जस्ट नीचे लिख देना, फिर बराबर लगा देना है, फिर 3 लिख देना है। देखो 3 का 3 ऊपर का ऊपर लिख देना है, नीचे के नीचे लिख दिया, फिर ऊपर 24 का 24, 12 का 12 लिख दिया, नीचे 24 का 24। अब इनको काटते हैं तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 3 एकम 3, 3 दूनी 6 और 12 एकम 12, 12 दूनी 24। तो 1/2 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात तीनों बराबर आए इसलिए बराबर लगाया, नहीं आते तो गुणा लगा। तो बराबर आए तो 1/2 1 बराबर 1/2 बराबर 1/2, अर्थात कह सकते हैं कि a1/a2, देखो दोस्तों बराबर आए तो हम कह सकते हैं कि a1/a2 है बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 है। इस कंडीशन ये कब होती है, जब अतः दोनों रेखाएं कैसी संपाती होती हैं, तब a1/a2 बराबर b1/b2 बराबर c1/c2 आता है। अतः दोस्तों इस प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, अगर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, समझ नहीं आया तो वीडियो को पॉज कीजिए, अन्यथा वीडियो को रिपीट कीजिए। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 11वें पर। प्रश्न नंबर 12वें पर बढ़ते हैं, 11वां सॉरी खत्म कर दिया था। प्रश्न नंबर 12वें का देखो, प्रश्न नंबर 12वां है हमारा। प्रश्न नंबर 12वां समझिए इस प्रश्न को पहले। अब प्रश्न नंबर 12वें का ये अथवा वाला प्रश्न है। कौन सा प्रश्न है, अथवा वाला प्रश्न है दोस्तों। प्रश्न नंबर 12वें का अथवा का जांच कीजिए कि समीकरण x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x कोष्टक x² माइनस का 1 कोष्टक बंद दो घात समीकरण है या नहीं। आपको ये बताना कि समीकरण दो घात समीकरण है कि नहीं। देखो इस प्रकार के सवाल हैं आपने किए होंगे दो घात समीकरण चौथे चैप्टर में, कि दो घात समीकरण कब होता है, जिस पर चर की घात 2 आ जाती है। अगर चर की घात 1 आती है, 2 से कम आती है, 2 से ज़्यादा आती है तो वो दो घात समीकरण नहीं होता। तो हल दिया है दिया क्या है, ये समीकरण जैसा का तैसा उतारना है। x² प्लस कर 2 x प्लस 2 का होल क्यूब बराबर 2x और कोष्टक x² माइनस 1 और कोष्टक 1। तब हमें a का मान कितना दिया, a का मान x दिया है और b का मान कितना दिया है दोस्तों 2 दिया है। देखो हम जानते हैं कि देखो होल क्यूब का मान क्या होता है, देखो हमने ऐसा कैसा उतारा है ना, हम जानते हैं वाला। अब हम क्या जानते हैं कि ए प्लस बी का सूत्र बन रहा है, ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र बन रहा है दोस्तों। ए प्लस बी के होल क्यूब का सूत्र क्या होता है, ए का क्यूब प्लस बी का क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab²। देखो इस सूत्र में इसको रखते हैं, जैसे ए का क्यूब रख दिया तो ए का मान x था, बी का क्यूब कितना है, बी का मान कितना 2 है तो बी का क्यूब कर दिया प्लस 3x का मान ए का x² प्लस 2 प्लस 2 दोस्तों 3x 2 पे घात 2 ये कर दिया बराबर ऐसा कैसा उतार दिए, ऐसा
ऐसा उतार रहा है, बराबर लगा के ऐसा कैसे उतारा है। जैसे ए का क्यू करेंगे तो एक्स का क्यू हो जाए, एक्स का जैसे होल क्यू करेंगे तो एक्स क्यू हो जाएगा, 2 का होल क्यू करेंगे तो 8 आ जाएगा। इन दोनों को देखो, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे 3 दूनी 6 और एक्स का एक्स स्क्वायर हो जाएगा तो 6x स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों का आपस में देखो 2 पे घात 2 है तो 2 पे घात 2 जैसे ही करेंगे, 2 पे घात 2 करेंगे तो कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। 2 पे घात 4 हो जाता है और 4 का गुणा 3 में करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 12x हो जाएगा। 12x हो जाएगा बराबर, देखो इसका गुणा इसके साथ भी करना और इसके साथ भी करना है। तो 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ करेंगे, 2 का गुणा एक्स स्क्वायर के साथ जैसे ही करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 और एक्स का एक्स से गुणा होगा तो एक्स क्यू हो जाएगा। प्लस का प्लस लगाएंगे, है ना, प्लस का प्लस लगाएंगे। इधर देखना, यहाँ प्लस नहीं सॉरी माइनस लगेगा, यहाँ माइनस का माइनस लगा देंगे। यहाँ जैसे ही माइनस का माइनस लगाएंगे तो माइनस का 2x हो जाएगा। दोस्तों आप पूरी संख्या को इस साइड लेके आ रहे हैं तो एक्स क्यू का एक्स क्यू होता है, देखो एक्स क्यू रखा है 6x स्क्वायर 6x 12x 8 प्लस का 8 कर दिया। इसको इस साइड लेके आएंगे तो इसको इस साइड लेके आएंगे, देखो इसको इसका इस साइड जैसे ही लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2x होगा, है ना। 2x इधर देखो, इधर प्लस का है, इधर प्लस का है तो इधर आके माइनस का होगा, ये किसका है, माइनस का है तो इधर आके प्लस का हो जाएगा, बराबर 0 हो जाएगा। इधर देखना है अब 2x में से एक देखो 2x क्यू में से एक एक्स क्यू गया, लेकिन माइनस की बड़ी संख्या है तो माइनस का एक्स क्यू अकेला बचेगा। यहाँ 6x का 6x बचेगा। 12x में से जैसे ही 2x जुड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 14x हो जाएगा। और 8 का 8 लिखना है जो का तो बराबर 0। देखो अतः हमें घात चर की घात कितनी मिली है, 3 मिली है। अधिकतम चर की घात कितनी मिली है, 3 मिली है। अधिकतम चर की घात कितनी मिली है, 3। तो दोस्तों अधिकतम चर की घात जैसे ही 3 आती तो 2 घात समीकरण में क्या हो जाता है, चर की घात 3 आ गई या 2 से कम आई या 2 से अधिक आएगी तो हम कह सकते हैं कि वो 2 घात समीकरण नहीं है। तो दोस्तों आपको ये समझ में आ गया होगा, आशा है कि अतः करके क्या लिखोगे, अतः दिए गए समीकरण में चर की घात अधिकतम घात 3 है, आता है 2 घात समीकरण नहीं है। तो 12वां प्रश्न है दोस्तों, 12वें प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। स्क्रीनशॉट लेने के लिए वीडियो को पॉज कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए या फिर वीडियो अपने रफ नोटबुक में वीडियो को पॉज करते हुए लिख सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये वाला 12वां सवाल है हमारा पूरा, और 12वां सवाल ऐसा का तैसा आपको अथवा का सवाल है, 12वें नंबर पे आएगा ये दोस्तों, ऐसा कैसा आपको देखने को मिलेगा, है ना। किसी भी प्रकार की टेंशन नहीं लेना है दोस्तों, वीडियो को पॉज करते हुए सवालों को सॉल्व कीजिए, बिल्कुल बाकायदा आपके लिए सवाल मिलेंगे। और आप यकीन कीजिए पेपर आपके लिए सुबह मॉर्निंग में जैसे ही तुम बैठोगे पेपर में तो आपके लिए एक ही प्रश्न मिलेंगे। देर ना करते हुए हम 13वें प्रश्न पर आते हैं। 13वां प्रश्न जैसे ही हम आते हैं तो 13वां प्रश्न आप पढ़ सकते हो, देखो स्क्रीन पर आपको दिख पा रहा होगा। 13वां प्रश्न क्या है, 2 घात समीकरण 2x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 5 बराबर 0 के मूलों की प्रकृति ज्ञात करना। देखो मूलों की प्रकृति दोस्तों आपने पढ़ रखी होगी 2 घात समीकरण में, मूलों की प्रकृति आपने पढ़ रखी होगी 2 घात समीकरण में। तो मूलों की प्रकृति क्या होती है, देखो मूलों की प्रकृति के लिए तो दोस्तों हम क्या सूत्र लगाते हैं, देखो a1 का मान ए का मान है, बी का मान है, सी का मान है। ए का मान 2 है, बी का मान -3 है और सी का मान 5 है। तो दोस्तों मूलों की प्रकृति हम जानते हैं, मूलों की प्रकृति बराबर डी बराबर क्या होता है, सूत्र बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो डी का बराबर बी का स्क्वायर कर देंगे, बी का 4 का 4 रख देंगे, ए का मान 2 है, सी का मान 5 है। इनका आपस में जैसे ही गुणा कराएंगे, देखो 3 का क्यू आप जानते हैं समघात होती तो 9 हो जाएगा, 3 का क्यू समघात होती तो माइनस का प्लस हो जाता है, और इन दोनों तीनों का आपस में गुणा कराएंगे 40 आएगा। माइनस के 40 में से प्लस के 9 जाएंगे तो माइनस का 31 बचेगा। तो माइनस का 31 अर्थात 0 से छोटा है, अंक 0 से छोटा है, अर्थात डी का मान आया, डी का मान 0 से छोटा है। जैसे ही डी का मान 0 से छोटा आता था, 0 का मान डी का मान, देखो डी का मान निकला है, डी का मान 0 से छोटा है, डी का मान 0 से छोटा है। तो मूल कैसे होंगे, अवास्तविक होंगे एवं काल्पनिक होंगे। कैसे होंगे दोस्तों, देखो इधर समझिएगा, मूलों को देखो, मूलों का क्या होगा मान, जैसे ही डी का मान 0 से छोटा आता है तो क्या हो जाएगा, काल्पनिक होंगे, अर्थात अवास्तविक एवं काल्पनिक होंगे, है ना। तो इस प्रश्न को एक बार देख लीजिए नज़र से, पूरा प्रश्न मिलाइए। देखो 2 घात समीकरण ये वाला प्रश्न है और इसकी प्रकृति आप देख सकते हो, स्क्रीनशॉट ले सकते हो और समझ सकते हो, है ना दोस्तों। तो इस प्रश्न को पूरा एक बार देख लीजिए, अपने मन से करिए और प्रयास कीजिए। इसी प्रकार 14वें प्रश्न पर आते हैं। समांतर श्रेणी का प्रथम पद, देखो समांतर श्रेणी का प्रश्न नंबर 14वां है। प्रश्न नंबर 14वें में क्या बोल रखा है, इधर पढ़ना है पहले। प्रश्न नंबर 14वें को समझिए। समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए बराबर दिया -5 और सर्वांतर डी बराबर दिया 5। तो अगले 4 पद और ज्ञात करना। तो दोस्तों ए बराबर दिया -3 और डी बराबर सर्वांतर 5 दिया है ना। हल a1 का मान, देखो a1 का मान क्या होता है, ये होता है, और a का मान 3 दिया तो पहला तो ये हो गया। दूसरा पद निकालना, तो दूसरा पद a2 का मान क्या होता है, a प्लस डी होता है। देखो a
ए का मान -3 दिया प्लस डी का मान 5 दिया तो 2 आ जाएगा। 3 का क्या होता है तो ए प्लस 2डी होता है 3 हो जाएगा। जैसे ही मान रखेंगे तो 7 आ जाएगा। ये 4 का निकालेंगे, ये 4 में ऐसे जैसे मान रखेंगे तो 12 आ जाएगा दोस्तों। इसी प्रकार 15वां का 5वें का निकालेंगे, 5 तक चलेंगे क्योंकि 4 पद और पूछे हैं। अगले 4 पद और ज्ञात कीजिए क्योंकि एक पद हमें दे रखा है, 4 का याद करेंगे तो 5 पद हो जाएंगे टोटल। 5 का जैसे ही करेंगे 17 आ जाएगा। तो हमारा 3 माइनस का 3 प्लस का 2 7 12 और कितना 17, कितना आया 17। इस प्रकार हमारा ये आंसर होगा दोस्तों। देख लीजिए और स्क्रीनशॉट ले लीजिए। प्रश्न नंबर पूरा स्क्रीन पे दिख रहा होगा 14। आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए। और 15वें नंबर के क्वेश्चन नंबर 15वें पर आते हैं। जैसे ही क्वेश्चन नंबर 15वें पर आते हैं तो स्क्रीन पर आपको क्वेश्चन नंबर 15वां दिख रहा होगा। दोस्तों समय कम है इसलिए हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं, बाकी हम सॉल्व आप कर सकते हो। जैसे आपके टीचर के यहाँ आपने पढ़ा हो तो इस प्रश्न को सॉल्व कीजिए। दोस्तों हम कोशिश कर रहे हैं कि जी मोटा मोटा आपके लिए समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले वीडियो लंबी ना हो सके। किसी समांतर श्रेणी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है तो इसका सर्वांतर डी ज्ञात करना है। कहने का मतलब सर्वांतर डी ज्ञात करना। क्या ज्ञात करना है? डी ज्ञात करना है। तो इस चीज़ को समझना है कि हल दिया है क्या, ये 7 17वें पद को क्या बोलते हैं? ये 7 किसके, ये 7 बराबर क्या दिया है? ये 10 से अधिक है। मतलब जिसका जो 17वां पद है वो किससे, ये 10 उसके 10वें पद से 7 अधिक है। तो हमने ये 17 बराबर क्या 10वें पद से 7 अधिक के लिए हमने प्लस लगा दिए, 7 अधिक है ना। तो दोस्तों अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं? 17 को देखो आपको पता है कि ये 17 को हम कैसे लिखते हैं? ए प्लस 16D लिख सकते हैं ना, हाँ या ना? तो हमने इसके जगह ये लिख दिया। इसी प्रकार ये 10 को हम कैसे लिख सकते हैं? ये 10 को ए प्लस क्या 9D लिख सकते हैं ना, तो ये 9D लिख दिया। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से इसको इधर खिसकाया। अब इन दोनों को हम इस साइड लेके आएंगे तो ये माइनस के हो जाएंगे। देखो माइनस का ए और माइनस का ए आपस में कट जाएगा, इधर माइनस का 9 बचा बराबर 7 का 7 होगा। जैसे ही हम 16D में से 9D घटाएंगे तो कितना 7D आएगा बराबर 7 का 7 बचा है। जैसे ही 7 गुणा में होता है बराबर के उस साइड ले जाते बटे में जाता है, 1 से कट जाएगा तो 1 आ जाएगा। तो दोस्तों आप कह सकते हैं डी का मान 1 आया था, हमें उत्तर में लिख सकते हैं आता हमारा सर्वांतर बराबर डी बराबर क्या होगा 1 होगा। ये हमारा आंसर है दोस्तों। पक्का यही आपके पेपर में आ रहा है, 100% गारंटी देते हैं। 100 नहीं हम 200% गारंटी देते हैं। अगर आपको ये नहीं मिले तो आप जी में आए वो बोल सकते हो, कमेंट कर सकते हो जी में आए, सुबह आपके लिए यही मिलेगा। आप हमें थैंक यू बोलेंगे, बार बार थैंक यू बोलेंगे दोस्तों। इसी प्रकार आप इस 15वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार फटाफट स्क्रीनशॉट लीजिए, वीडियो को पॉज करके एक बार समझिए। और वीडियो अगर समझ में नहीं आता, आपको प्रश्न समझ में नहीं आता तो दोस्तों हमें कमेंट करके जल्दी बताइए ताकि हम सॉल्यूशन एक अच्छा सा सॉल्यूशन लेके आए आपके लिए। आपने स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो प्रश्न नंबर 18 पर आते हैं दोस्तों। हमने प्रश्न नंबर 16 और 17 प्रश्न अभी नहीं कराए हैं तो दोस्तों आपको आगे कुछ ही मिनटों में या कुछ ही घंटों में आपके लिए पेपर से पहले 16 और 17 की वीडियो अलग मिल जाएगी, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों प्रश्न नंबर 18, दर्शाइए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो दोस्तों आपके लिए प्रश्न नंबर 18वां है। बहुत मस्त सवाल है, छोटा सा सवाल है, मुन्ना सा कि दर्शाइए कि 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या है। तो हल दिया है 6.1 कितना 6 प्लस √2। तो माना हम क्या मानते हैं, जब भी इसकी परिकल्पना करते हैं तो हम क्या करते हैं, गलत सिद्ध करने के लिए कुछ उल्टा मानते हैं। तो हमने माना 6 प्लस √2 को एक परिमेय संख्या मान लिया, और परिमेय संख्या होता है तो उसको बटे में लिख सकते हैं। अतः परिमेय संख्या है तो 1/2 के रूप में लिख दिया, जहाँ ये भी सहायवाच्य संख्या है। तो देखो इस 6 को उस साइड ले जाएंगे तो माइनस का हो जाएगा, इसके नीचे 1 मान लिया। इन दोनों का आपस में एलसीएम लेंगे तो 6 का और 1 का एलसीएम लेंगे तो कितना आएगा, बी का और 1 का एलसीएम लेंगे, बी का और 1 का एलसीएम लेंगे तो बी आएगा। इसका गुणा इधर करेंगे, इसका गुणा इधर करेंगे तो ये -6 हो जाएगा। ये इसका देखो ये संख्या अपरिमेय संख्या है, ये परिमेय संख्या है। और आप जानते हैं कि परिमेय संख्या के बराबर कभी भी अपरिमेय संख्या नहीं आ सकती, इसलिए हमने इसको क्या लिख दिया, अपरिमेय संख्या लिख दी है। इसको क्या लिख दिया, परिमेय संख्या, है ना, परिमेय संख्या। अतः करके लिख देना है एक विरोधाभास है, यह एक विरोधाभास है क्योंकि परिमेय संख्या बराबर नहीं होती कभी भी अपरिमेय संख्या। अतः लिख सकते हैं कि 6 + 2 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमारा आंसर होगा दोस्तों। समझ लीजिए इस प्रश्न नंबर 18वें को एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये पॉज करके वीडियो स्क्रीनशॉट ले लीजिए या लिख लीजिए। आपकी फियर या रजिस्टर में से जो भी आपको टीचर ने कराया आपको आता वो उसमें से आप कर सकते हो दोस्तों। जानकारी के लिए थोड़ा समझाने के लिए हम समझा रहे हैं, इतने में समझ में आता है तो कर लीजिए, वरना हम 18वें प्रश्न का स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 19 पर देखिए, प्रश्न नंबर 19 का एक मस्त सवाल है, 1 नंबर सवाल है। देखो दोस्तों ये पेपर में आपके लिए जितने भी सारे कराएं क्वेश्चन वो सारे पेपर में आ रहे हैं। 2 घात समीकरण, 2 घात बहुपद दिया है इतना,
कि शून्यांक ज्ञात करना है, शून्यांक तथा गुणांकों के बीच संबंध भी स्थापित करना है। दोस्तों काफ़ी लंबा सवाल है, लेकिन इसका स्क्रीनशॉट लेते चलिए या लिख लीजिए। स्क्रीनशॉट लिख लिया हो, ले लिया हो तो आगे बढ़ते हैं। देखो दिया है पी एक्स बराबर ये ऐसा कैसा उतार लिया दोस्तों, आप जानते हैं। तो हम जब भी शून्यांक निकालते हैं तो पी एक्स को हम 0 के बराबर रखते हैं। तो पी एक्स का मान क्या दिया है, पी एक्स बराबर ये दिया, तो पी एक्स की जगह हमने लिख दिया बराबर 0 का 0। हम इसी कराते हैं, इसी करा के जैसे ही इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो माइनस के 18 एक्स आएगा। देखो इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे, इसका और इसका, इसे ये मानते हैं, इसे सी मानते हैं, आपस में वही करा। तो इनका देखो गुणा करने पर तो माइनस का 18 आना चाहिए, लेकिन जोड़ने घटाने पर कितना आना चाहिए, माइनस का 7 आना चाहिए। तो हम क्या कर सकते हैं, इन दोनों का आपस में गुणा कराएंगे तो माइनस का 18 ही गुणा आएगा और एक्स स्क्वायर का एक्स स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन जोड़ने पर देखो, जोड़ने पर आप जानते हैं कि माइनस और प्लस जो घटते हैं हमेशा, तो 9 में से 2 जाएंगे तो माइनस के 7 बचेंगे, क्योंकि संख्या माइनस की बड़ी ज़्यादा है ना। तो इस प्रकार यहाँ हमने किया, आप इनका ये 9 की जगह क्या लिख देंगे, अब इस 7 की जगह क्या लिखेंगे, 9x प्लस का 2x लिखेंगे, माइनस का 3 का 3 ऐसा कैसे, इसको ऐसा कैसे लिखा। अब यहाँ से कॉमन ले सकते हैं, 3x कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा। यहाँ से क्या 1 कॉमन लेंगे तो 2x माइनस 3 बचेगा, बराबर 0 चला आ रहा है। यहाँ से हमने देखो ये कॉमन है, ये कॉमन है, इन दोनों में से 1 लिख लिया और बाकी जो बचा है वो लिख लिया, ये वाला ये लिख लिया, 3x प्लस 1 बराबर 0 चला। अब इसके लिए एक बार इसके बराबर 0 ले लिया, एक बार इसके बराबर 0, देखो एक बार इसके बराबर में 0 ले लिया, एक बार इसके बराबर में 0 ले लिया। तो यहाँ से कितना हो जाएगा, अल्फा का मान कितना, 3/2 आ जाएगा। अल्फा का मान 3/2 आ जाएगा। इसी प्रकार क्या हो जाएगा दोस्तों, इसी प्रकार देखो अल्फा का मान x बराबर 3/2 आ गया। इसी प्रकार x का मान यहाँ से कितना निकलेगा, 1/2 निकलेगा, ऐसा आ जाएगा। अब प्रश्नानुसार गुणांक ए का मान 6 दिया, बी का मान 7 है, सी का मान इतना दिया है। देखो इधर देख सकते हो, ए का मान 6 दिया है, बी का मान 7 दिया और सी का मान माइनस का 3 दिया है। तो अब जांच करेंगे दोस्तों, उन्होंने जांच करने की बोला है, तो जांच की यही सवाल है, जांच करेंगे तो अल्फा प्लस बीटा ऐसे करेंगे तो ऐसे जांच कर सकते हैं। आप देख लीजिए दोस्तों, वीडियो लंबी होने के कारण से मैं समझा नहीं पा रहा हूँ, आप देख लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और कोशिश करिए खुद से करने की दोस्तों, है ना। तो जाँच करते हैं तो ये आएगा। इसी प्रकार हमारा ये सवाल खत्म होता है। प्रश्न नंबर 20वें पर आते हैं। प्रश्न नंबर 20वें पर देख लीजिए दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लिया करो पहले ही दोस्तों, क्योंकि हम जल्दी हैं, टाइम हमारे पास है नहीं इतना टाइम, हमें और भी प्रश्न पत्र को हल करना होता है। तो दोस्तों इस सवाल को समझिए। प्रश्न नंबर 20वां है, रैखिक समीकरण युग्म, है ना, ये वाला, इनको विलोपन विधि से करना है दोस्तों। ये आपके मैथ में नहीं मिलेगा, ये क्या बन के आया है, संख्या चेंज होके आई है, इसलिए इसको ऐसा कैसा उतारना, विलोपन विधि से हल करने की कोशिश कीजिए कि हम बता रहे हैं उसको समझने की कोशिश कीजिए। हमने समीकरण ऐसे कैसे दोनों समीकरण ऐसे कैसे उतारे, और आपको पता है विलोपन विधि से हल करते हैं तो x की वैल्यू, x के गुणांकों को समान करते हैं। x के गुणांक समान करने के लिए इसमें 1 का गुणा कर दिया हमने, और इसमें पहले समीकरण में हमने किसका गुणा कर दिया, तो हम लिखेंगे यहाँ समीकरण 1 में 3 का गुणा करने पर, समीकरण 2 में 1 का गुणा करने पर। तो जैसे ही गुणा करेंगे, देखो गुणा करा है, गुणा करेंगे तो 9x यहाँ भी होगा, 9x प्लस 15 और 24 है यहाँ, ऐसा कैसा, क्योंकि 1 का गुणा पूरे समीकरण के साथ कराएंगे तो ऐसा कैसे हो जाए। अब चिन्ह चेंज करेंगे तो 9 से 9x कट जाएंगे तो कितना बचेगा, यहाँ 17। देखो प्लस का a प्लस का 2 17 है, बाय हो जाएगा, यहाँ 17 बचेगा, 24 में 7 जाएंगे तो 17 बचेगा। तो बाय का मान कितना आ गया, 1। बाय का मान जैसे समीकरण 1 में रखते हैं तो दोस्तों इधर आइए, बाय का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, यहाँ देखो 1 मिनट, बाय का मान 17x और 17 हो जाएगा, बाय का मान कितना आ जाएगा 1। बाय का मान कितना आ गया दोस्तों, 1 आ गया। बाय का मान जैसे समीकरण 1 में लिखते हैं, देखो बाय का मान समीकरण 1 में रखेंगे तो समीकरण 1 उतार लिया, जो का तो उतारेंगे, बाय की जगह 1 रख देंगे, गुणा भाग जोड़ घटाए करेंगे। जैसे ही हम करते हैं तो आगे चल के देखो यहाँ से कितना, 5, 1 का गुणा 5 में करेंगे 5 आएगा। देखो इस 5 को साइड ले जाएंगे तो माइनस का 3, यहाँ प्लस की बड़ी संख्या, माइनस की छोटी, प्लस माइनस माइनस होता है तो माइनस का 5 में से जैसे ही माइनस के 5, 8 में से माइनस के 5 जाते हैं, 3 बचता है। ये 3 को नीचे ले जाएंगे, आपको पता है बराबर के जब भी कोई संख्या गुणा में होती है बराबर के उस साइड ले जाते हैं, बटे में जाती, भाग में जाती, भाग में 3 से 3 कट जाएगा तो x का मान भी 1 आ रहा है। तो x का मान भी 1 आ गया दोस्तों, x का मान भी 1 आ गया और y का मान भी 1। ये विलोपन विधि वाला सवाल एक बार देख लीजिए दोस्तों, x का मान भी 1 आएगा और y का मान भी 1 आएगा दोस्तों। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, ये सवाल आपके मैथ में नहीं मिलेगा, ढूंढने की कोशिश मत करिएगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। ये संख्या बदल के आई है, विलोपन विधि से पूछा गया है सवाल, एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फटाफट स्क्रीनशॉट लो सवाल का और सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। एक्स और वाई का मान 1 1 आएगा दोस्तों, आप 1 1 नहीं आता तो गलत होगा, इस प्रकार आप करने की कोशिश कीजिए दोस्तों। इसी प्रकार हम 21वां सवाल आपके लिए लेकर आते हैं। 21वां सवाल हमारा अथवा वाला सवाल है, गुणनखंड विधि से समीकरण को हल करना। देखो दोस्तों ये समीकरण दिया हुआ है और हमें क्या करना, गुणनखंड विधि से। देखो गुणनखंड
गुणनखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करना है। किसको करना है? गुणनखंड विधि से समीकरण को सॉल्व करना। समीकरण ये दे रखा है दोस्तों, तो आप इसको गुणनखंड विधि से करिए। गुणनखंड विधि से जैसे ही करोगे एक बार देख लीजिए, पूरे प्रश्न को समझने की कोशिश कीजिए और स्क्रीनशॉट लेते जाइए। दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी फटाफट और खुद से समझने की कोशिश कीजिए। दोस्तों इसका आंसर कितना आएगा? आंसर हम बता सकते हैं, इसका तो मूल होगा x बराबर 1 माइनस का √2 आएगा, एक आएगा x बराबर माइनस का 5/√2। तो दोस्तों इस पूरे प्रश्न को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिए और इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ये प्रश्न नंबर 21वां है, प्रश्न नंबर 21वां। इसकी स्क्रीनशॉट ले लिया हो तो दोस्तों अब हमारा ये प्रश्न लास्ट था, प्रश्न नंबर 22वां और देख लीजिए एक बार प्रश्न नंबर 22वां और देखिए गुरुजी, आप देखो ये प्रश्न नंबर 22वां है। प्रश्न नंबर 22वें में क्या दिया है? यदि किसी एपी के प्रथम 14 पदों का योग 150 है तथा इसका प्रथम पद 10 हो तो 20वां पद ज्ञात करना। दोस्तों ये उदाहरण नंबर 12वें पर मिलेगा। 5वां पार्ट 5 पार्ट समांतर श्रेणी, 5 पार्ट में समांतर श्रेणी में 12वें नंबर का उदाहरण है। 12वें नंबर का उदाहरण देख लीजिए। 12वें नंबर उदाहरण पर आपके लिए देखने के लिए मिलेगा आपके मैथ में 5वां पार्ट समांतर श्रेणी जिसका नाम है, उसके उदाहरण नंबर 12वें पे जैसे ही तुम जाओगे तो पूरा प्रश्न ज्यों का त्यों आपके लिए मिल जाएगा और उसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अभी ध्यान से पढ़ के और पेपर देने जाइए। हमारी आपके साथ शुभकामनाएं, आपका पेपर शुभ हो। और दोस्तों आपके लिए अगर नहीं मिलता है तो इसकी स्क्रीनशॉट लेके इस प्रश्न को हल कीजिए। दोस्तों अभी हम आधा घंटे से 10 मिनट से लास्ट पहले से 5 तक की वीडियो आपके लिए चैनल पर मिल जाएगी और ये 3 प्रश्न नंबर 16, प्रश्न नंबर 17 और प्रश्न नंबर 23 जो हमने अभी इस वीडियो के अंदर नहीं करा है लंबी वीडियो होने की वजह से, अगली वीडियो में अभी आपके लिए 10-20 मिनट से वीडियो आने वाली है अगली, उसमें प्रश्न नंबर 16, 17 और 23 और उससे 1 से 5 पार्ट तक 1 से 5 प्रश्न 1 नंबर से 5 नंबर तक के प्रश्न जिनमें ओटी प्रश्न पत्र हैं वो आपके लिए उस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत। दोस्तों हमारी कामनाएं आपके साथ हैं और आप चाहते हैं कि अर्धवार्षिक व त्रिमासिक के पेपर भी, अर्धवार्षिक के व वार्षिक के ओटियों की हेल्प भी इसी प्रकार होती रहे, तो हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करिए दोस्तों के साथ ताकि उनका भी हेल्प हो सके। धन्यवाद दोस्तों।